हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए सीटीपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आई हूँ। पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ में इसके जो कॉन्सेप्ट जरूरी है वो भी मैं करवाऊंगी। ओके, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है। जो अनुभवात्मक अधिगम होता है ये किस पर बल देता है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन। अनुभवात्मक अधिगम का मतलब ये होता है, अधिगम का मतलब आपको पता ही होगा कि सीखना होता है। तो अगर यहाँ पे अनुभवात्मक जुड़ गया मतलब कि जो सीखने वाला लर्निंग वाला प्रोसेस हो रहा है वो किसके थ्रू होके जाएगा, एक्सपीरियंस के थ्रू होके जाएगा। एक्सपीरियंस, आप कोई चीज़ करके अनुभव ले रहे हैं फिर उससे आपका अधिगम हो रहा है, तो यही क्या होगा, अनुभवात्मक अधिगम होगा। तो यही पूछा रहा है कि किस पे बल देगा। ऑप्शंस को पढ़ते हैं। पहला है, बच्चों के अधिगम पर शिक्षक के नियंत्रण गलत है। यहाँ पे एक्टिविटी आएगी, खुद का एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा, फिर लर्निंग होगा, तो शिक्षक का नियंत्रण इस पर नहीं होगा। सीखने में पुनर्बलन, ऐसा कुछ बात ही नहीं किया जा रहा है कि रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर आप यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आलोचनात्मक चिंतन होगा, क्योंकि अभी आप ही देखें, आप कोई काम कर रहे हो, किसी चीज़ का आपके पास अनुभव हो, तो क्या होगा, आपके पास जो क्रिटिकल थिंकिंग है उस चीज़ को लेके, उस टॉपिक को लेके वो भी होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक प्रक्रिया के बजाय अधिगम को एक उत्पाद, गलत है। ये प्रक्रिया पर ही तो, प्रोसेस पर ही तो यहाँ ये बेस्ड है एक्टिविटी, क्योंकि प्रोसेस ही होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं बच्चों में, ये इसका डेवलपमेंट करना है। इसमें से कौन सा ऐसा इफेक्टिव मेथड है जिसको अपनाना चाहिए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन हम ढूंढते हैं। पहला है, स्वतंत्र चिंतन पर हतोत्साहित करना। पहले ही गलत मिल गया, नेगेटिव टैग वर्ड। कभी भी डिस्करेज नहीं बच्चों को करना है। कठिन समस्याओं से बचना, ऐसा नहीं है कि जो इजी इजी बस वर्क है उन्हें ही करना, करते रहना है। डिफ़िकल्ट जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें भी सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित उन्हें करना चाहिए। फिर है, उन्हें समस्याओं का तैयार समाधान उपलब्ध कराना। जब ऐसा अगर आप कर देंगे, सब कुछ बना बनाया दे देंगे, रेडीमेड दे देंगे, तो क्या होगा, बच्चे जो है खुद से वर्क करना, खुद से एक्टिव रहना ये कम कर देंगे। उन्हें बुद्धि मंथन करने, सहज अनुमान लगाने के अवसर देना, बिल्कुल सही है। जहाँ अपॉर्चुनिटी की बात की जाएगी वही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आंसर दीजिए। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। रिजर्वेशन और यहाँ पे रीजन वाला क्वेश्चन है, पढ़ते हैं हम क्या सही होगा। यहाँ पे, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो एक्टिव मीनिंगफुल एनवायरनमेंट होता है वही टीचर्स को बनाना चाहिए, अपने क्लासरूम को उसी के अकॉर्डिंग रखना चाहिए, जिसमें सभी बच्चे की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। सारे जो बच्चे हों वो पार्टिसिपेशन हो उनका, साथ में इंगेजमेंट उनका जो हो वो एक्टिवली हो, ये बिल्कुल सही बात है। फिर है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ऐसा ही हमें मान के चलना है। एनसीईआरटी 2005 में यही तो बोला गया है मैथ को लेके, लेकिन उसका यहाँ पे भी लग सकता है कि हर बच्चा सीख सकता है। जो ऑल स्टूडेंट होते हैं वो कैपेबल ऑफ लर्निंग, वो सीख सकते हैं, ऐसा हमें मान के चलना है। तो ये दोनों सही है, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। जो अधिगम के दौरान क्या करती है, ऐसा कौन सा इसमें से प्रोसेस है जो अधिगम के दौरान काम में नहीं आएगा। पहला है, संगठन। ऑर्गेनाइजेशन अधिगम के दौरान काम आ सकता है। हो सकता है आप बच्चों को थोड़ा सा ग्रुप बनाने को कहें और एक्टिविटी अलग अलग करने को कहें, तो संगठन हो सकता है। वर्गीकरण जो होता है, वर्गीकरण भी आपका हो सकता है, क्योंकि वर्गीकरण बच्चों में नहीं होगा। लेकिन वर्गीकरण जो है वो टीचिंग मेथड में कर सकते हैं, टीएलएम में, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में कर सकते हैं, तो ये भी होता है। फिर है वैचारिकता, ये भी होता है। वैचारिकता मतलब है कि कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें, ये तो होती ही हैं। गैर प्रासंगिकरण, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। जो टीचिंग लर्निंग होता है वो गैर प्रासंगिक नहीं होना चाहिए। गैर प्रासंगिक का मतलब वो होता है कि आउट ऑफ करिकुलम आप पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ें बेकार की पढ़ा रहे हैं जो कि सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, गैर प्रासंगिकरण है, बच्चों के काम का नहीं है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्नों का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ऐसा कौन सा प्रश्न है जिससे आपको पता चलेगा कि विद्यार्थियों को अपने विचार मतलब सोच पर विचार करने की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन है वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है? ऐसे नहीं होंगे। इसका जब भी आंसर होगा ओपन माइंडेड वाले क्वेश्चन होंगे। ऐसे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर हमेशा ओपन माइंडेड वाले क्वेश्चन होते हैं। ओपन ओपन माइंडेड नहीं, ओपन एंडेड, खुले अंत वाले जिसे बोला जाता है। खुले अंत वाले प्रश्न वो होते हैं जिसमें बच्चा सोच विचार के, एक उत्तर नहीं होता है, इसका कई उत्तर हो सकता है सोच विचार के। जैसे कि ये होता है कि भारत में मानसून पे कुछ टॉपिक लिखिए या बताइए, तो वो हो गया खुले विचार वाला। हर बच्चा कोई बाधित नहीं है, हर बच्चा सोच के कुछ भी बता सकता है उसके बारे में। तो यही होते हैं। अब विचार करने के लिए देखते हैं, ये गलत है, ये क्लोज एंडेड है। क्रिया की परिभाषा, डेफिनेशन है, संबंध निकालना, ये सारी चीज़ें बांध रही हैं बच्चों को। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं, ये भी नहीं होगा। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? ऑप्शन नंबर 4 वाला सही है। इसमें हर स्टूडेंट अलग अलग अपने हिसाब से बताएगा। बच्चों को बांधना नहीं है, उन्हें स्वतंत्र छोड़ना है, अपने अपने हिसाब से सोच के बताएं। जिस क्वेश्चन में वही क्वेश्चन आपका आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे स्वतंत्र दिख रहे होंगे आपको। ना कुछ समझ में आए तो यही आप समझ लीजिए कि ऐसे बच्चों को प्रश्न देना जिसमें वो स्वतंत्र उत्तर देने के लिए अपने हिसाब से दें। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए, अगर कोई बच्चा फेल होता है तो इसके लिए आंतरिक आरोपण क्या है? मतलब कि कोई फेल होता है तो वो अगर आंतरिक आरोपण वही होगा जो जिसमें खुद को ब्लेम करे कि वो पढ़ा नहीं, वो कमज़ोर है पढ़ने में, ऐसा कुछ करे तो वो आंतरिक आरोपण होगा। वही वो अपने फैमिली को जिम्मेदार बता दे, टीचर को जिम्मेदार बता दे कि उन्होंने अच्छा पढ़ाया ही नहीं, फैमिली में मेरे माहौल ही नहीं है मैं पढ़ सकूँ, तो वो बाह्य आरोपण होगा, आरोप लगाना किसी के ऊपर। और आंतरिक होगा जो जिसमें खुद को जिम्मेदार ठहराए उस चीज़ के लिए, फेल होने के लिए। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर है। गलत है, शिक्षक नहीं, ये बाह्य आरोपण हो गया। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं किया। ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा, जिसमें वो खुद को ला के सामने रखे, वो आंतरिक आरोपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का आंसर दीजिए। जर्सन और रीजन वाले क्वेश्चन है, कथन तर्क वाले क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। फैलाव, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौनों के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के रूप में खेलना पसंद करते हैं। आपको पता चल गया होगा कि ये रूढ़िवादिता वाले क्वेश्चन आ गए हैं टॉपिक। फिर है कारण क्या है? बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के और लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना गया है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उनके अनुसार व्यवहार करते हैं। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ऐसा हो रहा है कि लड़कियां गुड़िया पसंद करती हैं, लड़के कार पसंद करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ये भी सही है, ऐसा हो इसलिए रहा है क्योंकि समाज ने इसको बना दिया है कि लड़कियां हाँ गुड़िया से खेलेंगी, लड़कियां हाँ साड़ी पहनेंगी, सूट पहनेंगी, लड़के पैंट शर्ट पहनेंगे। ये किसने बनाया है? समाज ने बनाया है। भगवान ने तो नहीं वहाँ से पहना के भेजा था, तो समाज ने ही बनाया है। तो क्या हो जाएगा? दोनों सही है। और इसके लिए क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है वो क्या है, तो वो सामाजिक रूप से है, प्राकृतिक नहीं है। दोनों सही है, व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार संकल्पनात्मक योग्यताओं के बारे में के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेओ वाइगोत्स्की ने कौन सा थ्योरी दिया है? इन्होंने दिया है सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल थ्योरी दिया है, जिनके अनुसार यही पूछा जा रहा है कि संकल्पनात्मक जो योग्यता होती है बच्चों में, कंसेप्चुअल जो एबिलिटी है, कंसेप्ट का मतलब आपको पता चल रहा होगा, संकल्पना का मतलब नहीं पता चल रहा होगा, तभी कॉन्सेप्ट से आपको पता चल रहा होगा कि कॉन्सेप्ट को समझने की जो योग्यता होती है बच्चों में, वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मूर्त पुरस्कार गलत है। सहकर्मी सहयोग बिल्कुल सही है। जब सहकर्मी सहयोग होगा उसी में ये निभाएगा महत्वपूर्ण योगदान, क्योंकि लेओ वाइगोत्स्की समाज और संस्कृति को ही ज़्यादा महत्व मतलब देते हैं डेवलपमेंट में बच्चों के। तो जो पीयर कोलेब्रेशन होगा, ये ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू लेओ वाइगोत्स्कीज थ्योरी इनर स्पीच इज, निज वाक उन्होंने क्या बोला है? निज वाक को उन्होंने लेओ वाइगोत्स्की ने भी बोला, पियाजे ने भी बोला है। लेओ वाइगोत्स्की से निज वाक बोलते हैं।
प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। हम देखते हैं क्या इसका मतलब है। बच्चों के लिए एक काल्पनिक ये होता है खुद से बातें करना। जब आप देखे होंगे छोटे बच्चे खुद से जैसे बातें करते रहते हैं, तो यही वाइगोत्स्की बोलते हैं, वो सेल्फ रेगुलेशन कर रहे होते हैं। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण, दोस्त के साथ नहीं खुद से होता है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, इसका मतलब नहीं है कि वो उनके अंदर ज्ञान नहीं है, संज्ञानात्मक क्योंकि बोला गया है। उम्र तो उनका अपरिपक्व होता है, लेकिन संज्ञान परिपक्व ऐसा नहीं कह सकते कि अपरिपक्वता का कारण ये है। विकासात्मक देरी का संकेत ऐसा नहीं होता। सारे बच्चे चाहे वो अच्छे बुद्धि के हों चाहे कम बुद्धि के हों, चाहे किसी IAS के बच्चे हों चाहे किसी नॉर्मल इंसान के बच्चे हों, ऐसा खेल खेलते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं, क्योंकि उनके माइंड में उस टाइम कल्पना वाला ही चल रहा होता है। बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। वो सेल्फ रेगुलेशन कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे रेगुलेट वर्ड आ गया। इट इज़ द वे ऑफ चिल्ड्रेन टू रेगुलेट दियर ओन थिंकिंग, अपने विचार को सही कर रहे होते हैं, भाप रहे होते हैं। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है एक बटन जिंदा है। ये क्या हो गया? ये यही हो गया जीववादी, जिसे एनिमिज्म बोला जाता है। ये आपको पता ही होगा इसको किसने बोला है, जीन पियाजे ने बोला है। 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की क्या विशेषता है। जब मैं आपको जीन पियाजे पढ़ा रही थी उस टाइम पे बोली थी, जो ये था पूर्व संक्रियात्मक वाला, उसमें मैं बोली थी कि इसमें बच्चों के अंदर कौन सी क्वालिटी रहती है, एनिमिज्म वाली, जीववाद। बच्चों को अगर चोट लग जाती है, घर वाले उसके अगर दरवाजे से चोट लगी, घर वाले दरवाजे को मार देते हैं, तो बच्चा चुप हो जाता है। ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसे नहीं पता कि दरवाज़ा निर्जीव हो। उसे पता होता है कि उसे ऐसे लगता है कि सारी चीज़ें सजीव हो, निर्जीव के बारे में जानकारी नहीं होती। ऐसा किसने बोला है? जीन पियाजे ने बोला है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, कंफर्म कर लीजिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ही है या फिर कोई और अवस्था है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा, एनिमिस्टिक थिंकिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। जो ऑटिज्म होता है जिसे हिंदी में स्वलीनता बोलते हैं, ये क्या होता है? स्वलीनता ये होता है जैसे कि बार बार किसी चीज़ को दोहराना, स्वलीनता होता है। बार बार किसी बिहेवियर को दोहराना, बात को दोहराना या फिर किसी भी चीज़ को दोहराना, यही स्वलीनता है, यही ऑटिज्म है। कल्पना को तथ्य से, ये सब गलत है, ये भी गलत है। बार बार दोहराओ, ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बार बार दोहराओ होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे ना आपका शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। 27 यहाँ पे क्या है, जो समालोचनात्मक थिंकिंग है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, यही बोल रहा है कि शिक्षकों को अलग अलग परिस्थितियाँ जो होती हैं उनसे अवगत कराता है। तो सही है, ये ऐसा होता है। इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, वैरायटी होती हैं। फिर है डाइवर्सिटी भी वाली चीज़ें होती हैं। समालोचनात्मक जो चिंतन होता है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच में बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ऑप्शन नंबर ये वाला भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। दोनों सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? जो लर्निंग होता है इसका पहला एम क्या होता है, गोल क्या होता है? तथ्यों को रटना। जो रूट लर्निंग होता है वो आपको पता ही है, मना होता है, मेमोराइजेशन वाली चीज़ें। यंत्रवत याद करना, ये बिल्कुल गलत है। समकक्षियों के साथ प्रतिस्पर्धा, जेलसी वाली जो भावना होती है, ये भी गलत है। कंप्यूटर नहीं तैयार करना है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से तब सीखते हैं जब यदि कोई अवधारणा क्या हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाए। बिल्कुल सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जो सीखने का तरीका होता है वो होता है जनरल टू स्पेसिफिक। जैसे जनरल क्या है, 1 2 3 सीखना, ये सामान्य बात है। वहीं 1 + 2 + 3 सीखना, ये थोड़ी सी विशिष्ट बात हो गई, स्पेसिफिक चीज़ें हो गई। ये तो जनरल चीज़ है, तो इससे हम इसकी तरफ जाते हैं। आप अपने लाइफ में, रियल लाइफ में भी जानते हैं कि पहले आपने 1 2 3 सीखा, फिर आप प्लस करना सीखे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अमूर्त से मूर्त की तरफ, ये गलत है, ये उल्टा होता है। मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है। मूर्त मतलब जो चीज़ें दिखती हैं पहले हम उसे दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ट्रायंगल पढ़ाना है तो पहले हम ट्रायंगल बच्चे को दिखाएंगे, फिर हम ट्रायंगल के बारे में, इसके फार्मूला वगैरह के बारे में बताएंगे। तो ये तो जो दिख रहा है ये मूर्त है, फार्मूला वगैरह उसका अमूर्त हो गया।
तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाता है, सरल से जटिल की तरफ जाता है। आपको पता होगा कि पहले जब पढ़ाया जाता है तो पहले सरल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलते हैं, फिर जटिल चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। और अनुभव से तर्क की तरफ, जब कोई अनुभव लेता है तभी वो तर्क दे पाता है। जैसे कि कोई मान लीजिए किसी को आग टच करना हो तो वो आग टच किया रहेगा तभी वो तर्क दे पाएगा, नहीं तो वो उसकी सारी चीज़ें कल्पना बात होंगी, सुनी सुनाई होंगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विद्यार्थियों की सीखने की शैलियों में विविधता। जो बच्चे होते हैं उनके जो सीखने का तरीका होता है उसमें विविधता क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि डाइवर्सिटी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाली बात होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता वाली, उसमें बोला जाता है कि हर बच्चा अलग अलग होता है, और जब बच्चे अलग अलग होते हैं तो उनके सीखने सिखाने का तरीका भी अलग अलग करना चाहिए। क्योंकि हर बच्चा ज़रूरी नहीं एक ही मेथड से आप पढ़ा रहे हैं तो सीख पाए वो। पहला है को महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विविधता के प्रतिबिंब के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जो टॉपिक है उनका रिवीजन भी करते रहिए, इसीलिए मैं जिन प्याज वाले में बोली थी कि आप जाके मिलाइएगा, ताकि उसी बहाने से आप जाके पढ़ पाएँ। नहीं तो ऐसा ना करें कि आप टॉपिक बस ऐसे ही लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, छोड़ते जाएं। रिवीजन आपको ज़रूर करना है, क्योंकि आपको ये सब में जो पढ़ा रही हूँ आपके एग्ज़ाम देने तक याद होनी चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। ओके, और क्लास पसंद आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।